अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान टाइम्स न्यूज के प्रोग्राम बातचीत में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो सिंध के एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक है, जो पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले से सियासत करता रहा है और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है और आज तक उनकी नुमाइंदगी जारी है। ये शख्सियत जो है साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब के साहबजादे हैं, अरबाब इब्राहिम साहब। और अरबाब इब्राहिम साहब भी नौजवान हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की आइंदा सियासी तारीख के अंदर एक बड़ी तादाद जो आवाम को लीड करेगी वो नौजवानों की होगी। जितने हम पाकिस्तान की सियासी तारीख की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो पुराने जितने सियासतदान हैं वो तकरीबन रिटायरमेंट के करीब है और वो अपनी नौजवान नस्ल को सियासत के लिए आगे ला रहे हैं। तो अरबाब इब्राहिम साहब, आपकी पाकिस्तान की सियासत में आने की असल वजूहत क्या है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इधर। उसके बाद देखिए, नौजवान जो होते हैं उनका सियासत में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाली बूढ़े लोग जो हैं वही सियासत में रहेंगे तो एक नौजवान जो होते हैं वो एक सियासत में एक नया बलबला लाते हैं, एक जिद्दत लाते हैं। तो इस वजह से सियासत खाली बूढ़ों का काम नहीं है, सबका काम है। तो उसके अंदर हम भी सियासत को एक ज़रूरत समझते हैं जिसके पेश नज़र हम इस फील्ड में आए। और हमारा लोगों के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, तो कुछ उस वजह से भी हमारी मजबूरी भी है कि लोगों की हमारे ख़ानदान से हम सबसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उससे उस सूरत हाल के लिए हम फिर आप लोग सियासी घराने में आंख खुली और आप सियासत को बचपन से देखते आ रहे हैं, मगर जब एक सियासत होती थी स्टूडेंट लाइफ में, उस सियासत से आप दूर रहे और जो आइंदा जो नौजवान आना चाहे सियासत में तो उसके लिए मुश्किलात है या नहीं कि जो सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता और सियासत का लीड नहीं जानता हो तो उससे आगे की नस्ल जो है नौजवान वो रुक रही है या दुश्वारी है या नहीं है? ये बात तो आपकी ठीक है कि जिसका सियासी बैकग्राउंड होता है उसको कुछ आसानी तो होती है सियासत में आने के लिए, और जिनके पास इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज हमारे मुल्क की सियासत कुछ इस तरह है कि इसमें आपके पास एक बहुत वसाइल होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास माशी मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी में, या आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेज इतने नहीं है तो आपके लिए सियासत करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो आपको पता है कि आजकल तो वैसे ही मुल्क के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो वैसे ही बैन है। तो और ऊपर से मैं खुद भी पढ़ाई के दौर में मुझे ये लगता था कि मुझे सियासत से दूर रहना चाहिए, और वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आवाम की हमसे सारे ख़ानदान से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोगों के इस्लाह पे फिर हमें भी इस फील्ड में आना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि आप जो सियासत में आए पाकिस्तान के और अभी नौजवान है, अभी इलेक्शन भी लड़ने की मेरा ख्याल उम्र नहीं है, आइंदा अगर आप इलेक्शन भी लड़ेंगे और आपको एक फैमिली बैकग्राउंड भी मिला है, फादर की तरफ से भी है, तो आप क्या मिशन है कि आप सियासत के अंदर क्या नया जिद्दत लाना चाहते हैं जिससे अवाम जो है आपके जो इलाके के अवाम है, आपका इलाका भी हो कि बड़ा पसमानदा इलाका है थर का, तो आप क्या समझते हैं कि आपके आने से आप क्या उनको उस इलाके को उसको जिद्दत देंगे अवाम को? जिद्दत से मेरा मुराद ये था कि जो एक यूथ होती है वो मैन पावर होती है। बूढ़े जाके रोडों पर उस तरह एक नौजवानों के अंदर एक जोश होता है, जज्बा होता है जो शायद बूढ़े लोगों में या बड़ी उम्र के लोगों में नहीं होता। तो एक मैन पावर के एज अ मैन पावर यूथ काम करता है और लोगों को मोबिलाइज करने का हमारा काम होता है। जिद्दत तो अब इसमें ये कि जिद्दत तो कोई ऐसी नई चीज़ तो आएगी नहीं, वही हम हमारी जो 1935 से जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो पुराने मैनिफेस्टो है हमारा कि लोगों के पास तालीम होनी चाहिए, वो हमारा पुराना बैकवर्ड एरिया है जिसके अंदर लोगों के पास सैनिटेशन के इश्यूज हैं, रोड्स नहीं है, पानी के बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, पानी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर हम भी आगे इंशाल्लाह काम करेंगे और हमारी कोशिश ये होती है कि सियासत एक अच्छे तरीके से किए जाए, सब लोगों को साथ लेके की जाए। थरपार से कोई ये एजाज हासिल है थर के इलाके के से दो वज़ीर आला बने, एक सैयद मुजफ्फर शाह थे, एक आपके फादर अरबाब गुलाम रहीम साहब थे। तो आप क्या समझते हैं कि आपने जब ये अपनी इस एज में देखा कि थर में कितनी तब्दीली आई, कितना काम हुआ, किसके दौर में ज्यादा हुआ? देखिए इसमें तो
सईद मुजफ्फर हुसैन शाह थे, मुझे जो पर्सनली लगता है वो भी एक मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे और हम लोग भी मुस्लिम लीग की तरफ से ही अल्लाह ने मौका दिया। तो मुझे इस तरह लगता है कि जो भी थर में काम हुआ है वो इन्हीं दो लोगों के दौर में काम हुआ है। उसके बाद तो पीपल्स पार्टी के दौर में तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। अगर रोड्स बनी हैं, लोगों को पानी मिला है, तो वो हमारे ही दौर में हुआ है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो भी स्कीमें की हैं वो करप्शन की जरूरत हो गई। जिस तरह आरओ प्लांट्स हैं, पाक ओएसिस वालों ने लगाए हैं, अभी तक उनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है थरपोल का है वो डेवलप किया गया है। उसके अंदर भी ये है कि जहाँ तक थरपोल के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया गया है, लेकिन आम लोगों को उसका फायदा अभी उस तरह से नहीं मिल रहा है उस पूरे प्रोजेक्ट का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने खानदान में भी दरार डालने की कोशिश की और काफी तक कामयाब भी हुई, जिसमें से आपके फैमिली के वहां चले गए, मगर आप क्या समझते हैं कि उनके जाने से आपकी वहां सियासत में कोई असर पड़ा है या उस खला को आप पूर्ण करेंगे आगे जाके? सियासत में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है और अगर कोई बंदा सियासत में एक सैड रियलिटी है कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर कोई बंदा सियासत में आपका मुखालिफ है तो आप कोशिश करते हैं, अगर कोई बंदा खुद रेडीली छोड़ना चाहे आपको तो आपको खुद कोशिश करके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये तो सियासत की एक सैड रियलिटी है। अगर आइंदा इलेक्शन में आपको मौका मिलता है तो आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे थरपाल की नशिस्त पे? अभी तो एक तो ये हमारे खानदान के अंदर फैसला होता है कि हमारे साथी जो भी हैं हम उनके साथ मशवरा करते हैं। उसके बाद हम जीडीए के अंदर हैं तो जीडीए के अंदर एक मुशावरती अमल होगा, तो वो तो उस वक्त पता चलेगा कि अगर लड़ना भी है या नहीं लड़ना है। लेकिन क्योंकि हम लोग की एक पूरा जिस तरह आपको पता है थर के अंदर अरबाब ग्रुप के नाम से हम हैं, हमारे काफ़ी साथी हैं दूसरी मुख्तलिफ कौमों से हैं, तो उन सब के मुशावरत के बाद ही कोई हम फैसला करते हैं। और पीपल्स मुस्लिम लीग भी है जिसका मरकजी नायब सदर भी हैं, तो पीपल्स मुस्लिम लीग का सिंध के अंदर कितना आप समझ रहे हैं कि असर है कि क्योंकि अभी अलाइड है जीडीए के साथ। हम लोगों ने 2013 के अंदर पीपल्स मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे हमने इलेक्शन लड़ा था, जिसके अंदर हमें पूरे सिंध के अंदर 10 लाख वोट से ज़्यादा वोट्स मिले थे और हमने मेरे ख्याल में तकरीबन आधी सिंध के अंदर हमने कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे जिनको लोगों ने, और हम लोग अगर उस पे सीट्स पे हारे भी थे तो कहीं पे 100 वोट से 200 वोट से। और वो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वाले खुद अभी भी होते हैं कि इंजीनियर्ड इलेक्शन है, तो वो कहते हैं कि बाकी मुल्क में बहुत इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है और सिंध में हम लोग बहुत मकबूल हैं, तो ये हमें समझ नहीं आती कि वो कहना क्या है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होने के बाद आप लोगों की मुश्किलात हैं सिंध के अंदर या मुश्किलात नहीं है सियासी हवाले से? सियासी हवाले से पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो लोगों से इंतकाम लेने पर यकीन रखती है। 12 साल हो गए हैं हमारे लोगों के साथ बहुत मतलब टारगेट करके जुल्म किया जाता है। जैसे अभी जिस तरह सैलाब आया था, एक कुदरती बारिशों की वजह से नेचुरल कैलामिटी जैसे कहते हैं वो हो गया, उसके अंदर भी ये लोग इस तरह करते हैं कि ढूंढते हैं जो हमारे मुखालिफ हों उनको जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करते हैं। ये तो स्टेटेड फैक्ट्स हैं सैलाब में। हाँ, सैलाब में। तो उसके अलावा झूठी एफआईआर अभी जिस तरह इनकी तो ये हरकतें हैं कि मतलब एफआईआर ऐसे बंदे पे एफआईआर करते हैं जो पहले से जेल में होता है, उसको दिखा देते हैं कि ये जिसका हाथ नहीं है उसको बोलते हैं कि इसने मुझे कुल्हाड़ी से मारा है। तो ऐसी बेबुनियाद किस्म की इंतकामी सियासत पे बनी लोग यकीन करते हैं। तो आइंदा आप लोग क्या लाए मतलब कि इसका मुकाबला किस तरीके से किया जाए और सिंध के अवाम को अगर पीपल्स पार्टी से कैसे निजात दिलाई जाए? हमारा जो है आइंदा का लाहे अमल ये है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि 12 साल के अंदर इन्होंने सिंध की तबाही फेर दी है और इन्होंने पूरे सिंध के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसके ऊपर ये फख्र से कह सकें कि हमने ये सिंध के लिए काम किया है। सिंध को रोज बदतर से बदतर करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि लोगों को हम एजुकेट करें कि भाई अगर कोई पार्टी आपको कुछ दे ही नहीं रही और सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा अच्छा है तो इनके प्रोपेगेंडा को हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे, लोगों की आंखें खोलने की और लोगों को समझाने की कोशिश करें। और अब लोगों में एक रियलाइजेशन भी है कि पीपल्स पार्टी को मोर देन इनफ टाइम मिल चुका है, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर सकती। जीडीए मरकज में पीटीआई की एहतियात में बैठी हुई है, ठीक है, वजारत भी दी है, उसके बावजूद सिंध की सतह पर हम देखते हैं कि जीडीए के साथ पीटीआई का वो रवैया वो तामुल नजर नहीं आता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हैं, मैं वो डिनाई नहीं कर सकता,
لیکن ہماری میٹنگز ہر 2-4 مہینے بعد PTI والوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی سندھ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریز کیے جائیں. کچھ کمیونیکیشن گیپس ہیں جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. صرف کمیونیکیشن گیپ ہے یا دیگر پروجیکٹ ہیں, کچھ سندھ کے اندر ترقیاتی کام ہو, جو لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو فنڈ ملے, ان لوگوں کے مسائل حل ہوں. زیادہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی. تو اس سلسلے میں گورنر PTI کا ہے, GDA بھی ان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, تو اس پہ کوئی کمیونیکیشن گیپ کی بات ہوتی ہے GDA کے رہنما کرتے ہیں. اس کے اوپر اس طرح ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 18 ترمیم کے بعد عمران خان اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے کافی صوبائی اس کے اندر مداخلت کرنے کے اندر ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ملک کا بھی پچھلی گورنمنٹ کے اندر دیوالیہ نکل گیا تھا, ایکچولی بینکرپٹ ہے ملک. لیکن اس کے باوجود آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سیریس ہو کے PTI کو سندھ کے اندر جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, PTI نے سندھ کے اندر بہت اچھا خاصا ووٹ کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو ووٹ کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں. جو آپ کی بات صحیح ہے کہ جس طرح ایکٹیولی ان کو سندھ کے مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے اس طرح وہ نہیں دے پا رہے. تو GDA کو چاہیے نا اس کا دباؤ دے. GDA کہاں تک اس حوالے سے جا رہی ہے, یہ نظر تو نہیں آ رہا کہیں پر بھی. ہمارے ساتھ لیڈرشپ کی میٹنگز آپ کو پتہ ہے ہر 2-3 مہینے میں ہوتی ہیں, ہم ان سے کانسٹنٹلی یہ ایشو ریز کر رہے ہیں. شروع میں تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ابھی نیا حکومت میں آیا ہوں تو مجھے کچھ ٹائم دیا جائے پرفارم کرنے کے لیے. اب 2 سال ہو گئے ہیں تو اب ہم بھی اس سندھ کے ایشوز جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیولی ریز کر رہے ہیں. آپ نے مجھے ڈائننگ ترمیم کی بات کر کے پرائم منسٹر عمران کو سپورٹ کی. اب آپ دیکھتے ہیں کراچی میں ابھی گزشتہ رات ہی کو فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کا جو کیا نا بنڈل آئلینڈ, یہ ابھی گزشتہ روز رات کو یہ فیصلہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہ بنڈل آئلینڈ کو فیڈرل گورنمنٹ کے قبضے میں لے لیا گیا, جس میں سندھ گورنمنٹ بھی احتجاج کر رہی ہے, سندھ کی دیگر پارٹیاں بھی کر رہی ہیں. تو جب اس ایشو کو وہ راتوں رات فیڈرل گورنمنٹ نے کہ بنڈل آئلینڈ کو فیڈرل گورنمنٹ کے قبضے میں لے لیا گیا, جس پہ سندھ گورنمنٹ بھی احتجاج کر رہی ہے, سندھ کی دیگر پارٹیاں بھی کر رہی ہیں, تو جب اس ایشو کو وہ راتوں رات کر سکتے ہیں تو دیگر ایشوز کے اوپر وہ 18 اس میں بنڈل آئلینڈ کا جو ایشو تھا یہ بہت پرانا ایشو ہے. یہ جب میرے والد صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی اٹھا تھا. تو اس میں یہ کہ انہوں نے جو طریقہ کار عمران خان صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے اپنایا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک آرڈیننس جاری کر کے اور اس کے اندر سندھ کی زمین کے اوپر ایک انکروچ, ہم تو یہی کہیں گے کہ انکروچ کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ان کو پاکستان کی ترقی چاہیے, ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سندھ کے لوگ اپنی زمین کے بارے میں کافی سینسٹیو ہیں. اگر ان کو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا تھا تو ان کو کنسنسس پیدا کرنا چاہیے تھا اپنی پارٹی کے تھرو, اور سندھ گورنمنٹ سے بھی بے شک بات کرتے, لیکن ایک پبلک اوپنلی یہ بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں یہ راتوں میں آرڈیننس نکالنا یہ ایک ڈیموکریسی اور جمہوریت کی نشانی نہیں ہے. تو ان کو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کرنے کے بعد اس طرح کا کرتے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کی GDA؟ ہم بالکل اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ یہ اس طرح رات کے اندھیروں میں جو کام ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی مخالفت پہ بھی نہیں فیصلہ واپس نہیں لیا تو کیا آگے چل کے GDA کے رہنما الگ بھی ہو سکتے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ ہمارا دیکھیں سیاست میں کب کوئی بھی, ہم تو ان کے اتحادی ہیں, ان کی پارٹی میں تو ہے نہیں. اگر سندھ کے اتحادی ہیں تو پھر آپ کی حمایت کرنی چاہیے نا. نہیں دیکھیں اتحادی ہیں تو ہم غلط بات پہ تو ان کی حمایت نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی سندھ کے معاملات کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. میرے والد صاحب کا کہ جب سندھ کی بات آتی ہے, جس طرح کالا باغ ڈیم کا ایشوز تھا, یہ ایشوز تھے, تو سندھ کی بات جب آتی ہے تب ہم لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور کتنی بڑی سے بھی بڑی پوسٹ ہو ہم اس کو جیب میں استعفیٰ لے کے گھومتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کالا باغ, تو اس سے قوم پرستی نہیں لگتی ہے سر؟ قوم پرستی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہم سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے حقوق کو بچایا جائے. کوئی ہم کسی کے حقوق ضبط نہیں کر رہے, لیکن کوئی ہمارے حقوق ضبط. کراچی کے حقوق کی تو کوئی بات نہیں کرتا, وہی سندھ کا ہے. نہیں, کراچی سندھ کے لوگ, کراچی سندھ کے چیف منسٹر جتنے بھی ہیں, اس میں اس طرح یہ بات ہے کہ لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے. لوگ سندھ کو, سندھیوں کو اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. سندھ کی پیپلز پارٹی کی مس مینجمنٹ آپ سب سندھیوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے. کراچی کے بے شک بہت ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر کبھی کام ہوا ہے تو وہ ہمارے دور میں ہوا ہے, یا جو بھی پیپلز پارٹیز علیحدہ چیف منسٹر رہے ہیں ان کے دور میں کام ہوا ہے. ہم لوگوں نے آپ کے جتنا کام اس دور میں ہوا ہے وہ تو ابھی نہیں ہو رہا.
इसका मतलब ये आप तो नहीं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, जब आप सिंध के हकूक़ की बात कर रहे हो तो दीगर लोग जो सिंध के हैं वो क्यों नहीं सिंध के कराची में वो करते हैं? कराची बिल्कुल हम ओन करते हैं, कराची के साथ जुल्म है, कराची के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा आना चाहिए जो कराची के मसाइल को हल करे। अगर ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो ये आइलैंड को ले लिया, अगर फेडरल गवर्नमेंट रातों रात उसको भी ले लेती है कराची को अपने जेर असर, तो आपके समझते हो फायदा होगा मुल्क को या सिंध को नुकसान होगा? देखिए फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है ये, अगर वो ऑर्डिनेंसेस जारी कर देते हैं तो ये एक जमहूरियत के अंदर एक तरीका नहीं होता। ऑर्डिनेंस जारी करने से सिंध को, कराची को फ़ायदा तभी होगा जब कराची के अंदर एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पैदा हो जो कर लोगों के जिसके पास पावर हो और लोगों के मसाइल को हल कर सके। अब कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब भी आया है वो सिंध गवर्नमेंट, जो भी सिंध गवर्नमेंट रही हो, उससे अगेंस्ट आया है, उसकी पार्टी से अलग आया है, तो वो जो सिंध गवर्नमेंट है वो उसको इतना सपोर्ट करने में तैयार नहीं होती है। देखिए मैं तो आपको अपने दौर, हम लोगों के दौर की बता सकता हूँ। उस वक्त MQM हमारी इत्तेहादी जमात थी और MQM को हमारी तरफ से फुल कराची के अंदर, कराची क्या पूरे सिंध के अंदर हमने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। कराची एक सिंध का दारुल खलीफा है और कराची जितना खूबसूरत होगा सिंध भी उतनी तरक्की करेगा, तो हमने कभी इस बात में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कराची की डेवलपमेंटल स्कीम्स के ऊपर। और उस वक्त की स्कीम्स अभी तक चल रही हैं। इन लोगों ने तो कराची में भी आगे कुछ नहीं बनाया, 2-4 अंडरपास बनाए वो भी 12 साल के अंदर। वो 3 साल का टेन्योर एक तरफ है और इनका 12 साल का टेन्योर एक तरफ। अब भी MQM की नहीं बल्दिया, अभी क्योंकि ये एक बल्दियाती सिस्टम ऐसा लाए हैं जो उनके पास पावर्स नहीं है। जो मुशर्रफ साहब का 2005 के अंदर बल्दियाती सिस्टम दिया गया था वो एक ताकतवर सिस्टम था जिसके अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो लोगों के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन जो इन्होंने तो जानबूझकर पीपल्स पार्टी ने ऐसा निज़ाम लाया है जिसके अंदर जानबूझ के इन्होंने बल्दियाती निज़ाम को मफलूज किया। आप नौजवान हैं, सियासत में आए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो एक नौजवान है और एक पार्टी को लीड कर रहा है, तो आप उसकी शख्सियत से कितने इम्प्रेस हैं? मुझे लगता है कि उसको अभी बहुत कुछ सीखना है और उनको ग्रास रूट ड्राइंग रूम के बजाय ग्रास रूट लेवल की सियासत ज़्यादा करनी चाहिए। नहीं, जैसे आप भी एक सियासी घराने ताल्लुक है, वो भी सियासी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको मज़ीद क्या सीखना चाहिए? उनको ग्रास रूट लेवल की सियासत ज़्यादा करनी चाहिए, उनको लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहिए और ख़ाली हवाई जहाज़ों में उड़ के कभी इधर कभी उधर के बजाय लोगों के असल लोगों को जानना चाहिए, लोगों के मसाइल क्या हैं वो जानना चाहिए। वो तो डायरेक्टली ऑक्सफोर्ड से यहाँ पर आए और उसके बाद से ड्राइंग रूम्स में ज़्यादा रहते हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा रहना चाहिए, मेरा उनको ये मशवरा होगा। सिंध की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा सिंध की आवाम के लिए अगर मैसेज ये होगा कि लोगों को फ़र्क करना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन सी पार्टीज़ हैं जो असल में हकीकत में उनके मफाद को आगे रखती हैं और अपने ज़ाती मफाद को आगे नहीं रखती। और जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने मुझे कहा कि लोगों को इस बात में भी फ़र्क करना चाहिए कि सिंधी और पीपल्स पार्टी में फ़र्क है। आज भी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी मुखालफत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कराची के आवाज़ भी उठाते हैं हर फोरम के ऊपर, और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। शुक्रिया अरबाब रहीम साहब, शुक्रिया अरबाब इब्राहिम साहब। और अरबाब इब्राहिम साहब नौजवान हैं और सियासत में भी आए हैं और सियासी घराने ताल्लुक भी मैंने पहले भी कहा है उनका है, और इसी हवाले से उन्होंने बड़ी सिंध के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से अच्छी गुफ्तगू की, ये बातचीत इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग के ये मरकज़ी नायब सदर भी है इस उम्र में, और आइंदा इन जैसे नौजवानों से इंशाल्लाह मुल्क और कौम और सिंध को हम समझते हैं कि सलाहियतों से फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान तसद्दुक़ गौरी को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर किसी शख्सियत के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।